नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बिहार स्पेशल के लिए आपकी क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें से ये बिहार स्पेशल का बीपीएससी के लिए अंतिम कक्षा है। ठीक है, लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, इसको ये आज 5वीं है और इसको मिला करके लगभग 5 घंटे की ही क्लासेस हैं जो आपका पूरा बिहार स्पेशल कवर कराएंगी। और लगभग बिहार स्पेशल से आने वाले 90% क्वेश्चन आप यहीं से कवर कर लेंगे। 90% तो कवर ही कर जाएंगे, 100% का प्रॉमिस नहीं है मेरा, पर 90% आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला जो हमारा है स्वराज दल। इससे पहले हम लोगों ने असहयोग आंदोलन तक कल देख लिया था। स्वराज दल की आप बात करेंगे तो 1922 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ? तो गया अधिवेशन में। ठीक है, इसके अध्यक्ष आपको मिलेंगे चित्तरंजन दास, और इसके जो सचिव हैं इनका भी नाम कई बार पूछता है, वो थे मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन में विधायिका में भाग लेने के पक्ष में निर्णय आया, लेकिन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू इसके पक्ष में रहे। विधायिका में भाग लेने के विपक्ष में निर्णय आया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद जो राष्ट्रीय नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वो नहीं चाहते थे कि विधायिका में भाग लिया जाए, लेकिन स्वराज दल का मानना था कि हम विधायिका में भाग लेना चाहिए और सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। तो इसके लिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नए दल का निर्माण किया जिसको स्वराज दल कहा गया। इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद हैं और प्रथम सचिव अब्दुल बारी हैं। लेकिन ये बिहार में होंगे। जो भारतीय स्वराज दल है, मतलब कि जो राष्ट्रीय स्वराज दल है, उसके अगर आप नेता की बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष सीआर दास और सचिव मोतीलाल नेहरू ही मिलेंगे। 100% सत्य है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे ये बिहार राज्य से हैं। फरवरी 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बिहार के स्वराज दल का गठन किया। नवंबर 1923 में हुए आम चुनाव में स्वराज दल को विधायिका में 8 और परिषद में 10 सीटें प्राप्त हुई। साइमन कमीशन एवं बिहार की अगर आप बात करें तो साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में सरकारी प्रशासन की जांच करना था। कौन से प्रशासन की? तो 1919 में जो एक्ट आया था उसकी जांच के लिए ये साइमन कमीशन भारत आया था। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण इसका विरोध किया जा रहा था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन थे। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वैधानिक आयोग के आवेदन की घोषणा की। इस आयोग का उद्देश्य 1919 के अधिनियम की जाँच करना था। बहिष्कार का कारण अगर आप देखेंगे तो इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका बहिष्कार हुआ, हमने आपको पहले ही बताया। बिहार में इसका विरोध, बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित करने और विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार की अगर हम बात करें तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। किसके अध्यक्ष? तो लाहौर अधिवेशन के। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित कर दिया जाता है। फिर आप देखते हैं गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को न मानने के परिप्रेक्ष्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी थी। किसके सामने? तो गांधी जी ने ये मांगे रखी थी उस समय के गवर्नर यानी कि वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने। उसको लॉर्ड बोलना नहीं चाहिए, इरविन ही बोलूँगा मैं तो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख और प्रतीकात्मक घटना थी नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल को ये समाप्त होती है। ठीक है, साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 240 मील की यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के किनारे पहुंचकर समाप्त होती है। हाथ में अपने गांधी जी ने नमक लिया और ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन को प्रारंभ कर दिया। मई 1930 में पटना स्वदेशी लीग की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम हैं। नाम जरूर ध्यान रखिएगा, पटना स्वदेशी लीग के संस्थापक कौन हैं? तो सर अली इमाम हैं। चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के दौरान ही हुआ। कब हुआ? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कहाँ हुआ था? तो मुख्यतः बेगूसराय में। अब आप देखेंगे 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया गया। अब देखिए सबसे पहले घटनाएं किस प्रकार से हो रही हैं। तो दांडी यात्रा हो रही है, ये गुजरात में है, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच। नमक कानून तोड़ा कब गया? तो 15 अप्रैल को ये चंपारण में भी ये कानून तोड़ा गया और 6 अप्रैल को दांडी में तोड़ा गया था। जेल कौन गया? तो नंगी हड़ताल छपड़ा जेल। 4 मई को गांधी जी भी जेल गए हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं किसान सभा आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन है ये बिहार में।
वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 4 मार्च 1928 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा औपचारिक ढंग से इसकी स्थापना की गई। कहाँ, ये देखिए, तो ये बिहार किसान सभा है, बिहार किसान सभा कब गठित हुई? तो ये गठित हुई है 4 मार्च 1928 को। नवंबर 1938 में सोनपुर मोइला में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई। ठीक है, ये विधिवत स्थापना हो रही है। स्वामी सहजानंद इसके पहले अध्यक्ष बने। यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में हुई, जिसका उद्देश्य किसान सभा की बढ़ती लोकप्रियता का दमन करना था। तो किसान सभा का दमन करने के लिए भी एक पार्टी बन रही है। कौन? यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी। नाम देखिए, यूनाइटेड पॉलिटिक्स पार्टी। फिर हम आते हैं गठन। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का भी गठन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और महासचिव कौन है? NG रंगा। वर्ष 1937 में आम चुनावों के पश्चात कांग्रेस मंत्रिमंडल बिहार में किसानों की समस्या को लेकर के उदासीन रही, जो कांग्रेस एवं किसान सभा के मतभेद का कारण भी बना। किसानों द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई। बढ़ैया टाल के क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन की मांग के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में किसानों ने साम्यवादी दल के प्रति सुझाव दिखाया। कारण, कांग्रेस द्वारा किसानों के मुद्दों को लेकर के उदासीनता दिखाने के कारण इन्होंने साम्यवादी दल का समर्थन करना उचित समझा। मजदूर आंदोलन एवं बिहार। वर्ष 1920 में SN हल्दर ने तथा व्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। जमशेदपुर आज कहाँ है? तो झारखंड में है ये जगह। वर्ष 1929 में झरिया में AITUC, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। झरिया भी झारखंड में है, जहां जवाहरलाल नेहरू को अगले 7 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया। किसका? एटक का। 1929 में जवाहरलाल नेहरू को अगले 7 वर्ष के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्षवेणीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने इसका गठन किया। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हाल पटना में औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए तथा सचिव जयप्रकाश नारायण। किसके? तो ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी। 1931 में इसकी नींव रखी जाती है, परंतु ये अच्छी तरह से औपचारिक इसकी स्थापना 1934 में हुई है। अन्य सदस्यों की यदि हम बात करें तो कर्पूरी ठाकुर, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ल, बसावन सिंह आदि हैं। फिर आप देखते हैं पटना युवक संघ। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में होती है मणीन्द्रनाथ राय के द्वारा। खादी के विकास में संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर हम देखते हैं अन्य संघों की यदि हम बात करें तो त्रिवेणी संघ। 1936 में त्रिवेणी संघ की स्थापना JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह और शिव पूजन सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। यादव, कुर्मी और कोयरी ने मिलकर अपनी जाति की महत्वाकांक्षा के लिए इसकी स्थापना में शामिल हुए। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के प्रसिद्ध नेता। बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के प्रसिद्ध नेता मोहम्मद यूनिस ने 1937 में आरक्षित सर्वाधिक मुस्लिमों की सीट पर जीत हासिल की। बहुसंख्यक दल के सरकार न बनाने पर मोहम्मद यूनिस ने सरकार का गठन 1 अप्रैल 1937 को किया। 20 जुलाई 1937 के बाद श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह या फिर इन्हीं को श्री कृष्ण सिन्हा भी कहा जाता है। कृष्ण सिन्हा कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों अलग अलग व्यक्ति नहीं है, सेम व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये बाद में स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी बनते हैं। बिहार के राज्यपाल MG हैलेट ने सरकार से त्यागपत्र दे दिया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? तो थियोडोर सुरिन, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं का योगदान, ये ऐसा पॉइंट है जिसको आप मेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। मौलाना मोहम्मद अली की माता अमीन बानो बेगम बी अम्मा ने खिलाफत आंदोलन के दौरान पटना, भागलपुर, दरभंगा आदि में यात्राएं करके चंदा एकत्रित किया। एक पॉइंट। अमला मुखर्जी एवं कादम्बिनी गांगुली ने असहयोग में भूमिका निभाई। दूसरा पॉइंट। 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में गौरी दास के नेतृत्व में तिरंगा लहराया गया। तीसरा पॉइंट। ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी का रचनात्मक कार्यों में योगदान रहा। कदम कुआं में उन्होंने महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी प्रभावती देवी ने। प्रभावती देवी कौन है? तो JP की पत्नी है।
फिर आप देते हैं आशा सहाय 1943 में नेताजी के आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई और नर्सिंग कोर की सदस्य बनी। 1946 में इन्होंने जापान से लौटी और महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अगर 5 पॉइंट भी आपको याद रहे ना, तो महिलाओं पर जब मेंस में क्वेश्चन आएगा, सिर्फ इन 5 प्रश्नों से आप अपने उत्तर को पूरी तरह से गढ़ सकते हैं। ये कला होती है मेंस में लिखने की, जहाँ पे आप सिर्फ थोड़े से पॉइंट्स से अपने उत्तर को गढ़ते हैं, उसको प्रभावी बनाते हैं, और प्रभावी बनाने के लिए फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इन फैक्ट्स के बेस पे पूरा उत्तर लिखा जा सकता है। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें और बिहार, तो किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान रहा, तो 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए। उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया, जिसका आदेश WG आर्चर ने दिया था प्रसाद को गिरफ्तार करने का। इसके विरोध में श्री बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया। 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के जुलूस ने सचिवालय पर राष्ट्रीय झंडा फहराया। आर्चर के आदेश पर गोली चलाई गई और 7 विद्यार्थियों की इसमें मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्थान पर शहीद स्मारक बना, जिसका शिलान्यास जयराम दास दौलत राम ने किया था। ये कौन है, तो ये बिहार के प्रथम गवर्नर थे, स्वतंत्र बिहार के। 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल जयप्रकाश नारायण ने की। इसमें अपनी भूमिका निभाई। नेपाल में छापामार युद्ध के हेतु आज़ाद दस्ता का गठन किया। आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया, ये बहुत बार पूछता है, JP ने किया है। अखिल भारतीय केंद्र की स्थापना की, ठीक है, आज़ाद दस्ता के। 1943 में राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले शिविर का गठन हुआ। राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले शिविर का गठन हुआ, जिसमें बिहार के 25 युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने हेतु प्रशिक्षित किया गया। उसके निर्देशक सरदार नित्यानंद थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में मुख्य योगदान भवानी मल्होत्रा, राजदुलारी सिन्हा, रामस्वरूप देवी आदि का था। इन नामों को जरूर याद रखें, ठीक है। तो जब आप प्री और मेंस की तैयारी करते हैं तो दोनों अलग अलग नहीं होती हैं, साथ में भी कुछ चीज़ें चलाई जा सकती हैं। अब जैसे फैक्ट वाली जो चीज़ें हैं वो आप प्री की अभी तैयार कर लें, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आपको उसी समय याद होंगी, उसी समय उन पर कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाएगा। जो अभी से फैक्ट याद रहेगा ये आपका उस समय पे हेल्प करेगा आपको। अब देखिए विदेशी यात्रियों के संबंध में बहुत बार क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स में, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो मेगास्थनीज कौन है, तो ये यूनानी शासक सेलुकस का दूत है। इसकी रचना है इंडिका। मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र में पॉलीब्रोथा कहा है, ठीक है। पाटलिपुत्र को इंडिका में इसने पॉलीब्रोथा कहा है। स्टेडिया का अर्थ मेजरमेंट पैरामीटर है। स्टेडिया एक प्रकार का, इसकी पुस्तक के अनुसार, इसकी पुस्तक कौन है, तो इंडिका इसकी पुस्तक है। पाटलिपुत्र में 64 दीवारें और पाटलिपुत्र में 64 दीवारें और 570 मीनारें थी। किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार। नगर प्रशासन की देखरेख में 30 सदस्यों के एक बोर्ड की द्वारा की जाती थी, ठीक है। ये बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था, यानी कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये वर्णन भी इंडिका में ही किया है मेगास्थनीज ने। फिर हम देखते हैं डायमेकस। डायमेकस चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। ये भी हिंदू यूनानी था। फाहियान चीनी यात्री 399 में आया और 411 में चला गया। यह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा। इसके अनुसार अशोक का राजप्रसाद मनुष्य द्वारा निर्मित प्रतीत नहीं होता है। मतलब उसका ऐसा कहना कि अशोक का जो राजमहल था वो मनुष्यों की कला हो ही नहीं सकती है, दैवीय है, इतना भव्य बना हुआ था। युआन चुआंग कौन है, तो ये हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री है। 630 से 644 के बीच में रहा। इसकी यात्रा वृत्तांत CU की है। इसके अनुसार नालंदा में प्रवेश से पूर्व पंडित से साक्षात्कार कराना होता था। अब देखिए ये युआन चुआंग नाम ध्यान रखिएगा, ये हुएनसांग ही है, हुएनसांग। इत्सिंग 673 में आता है और 692 तक रहता है। मनुची शाहजहाँ के शासनकाल में आया भारत में। ये एक इटालियन यात्री था। जीन बैप्टिस्टा ट्रेवेनियर, ये एक फ्रांसीसी यात्री था। अब देखिए धर्म स्वामिनी 13वीं शताब्दी में यह विद्वान नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया। इसके अनुसार यह यदाकदा तुर्कों के आक्रमण हो रहे, लेकिन महाविहार नालंदा अभी भी सक्रिय था। मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की थी। इस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन उसने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। अब्दुल लतीफ़ ईरानी यात्री बिहार के क्षेत्र में 1600 ईस्वी में लगभग आया। इसे गंगा मार्ग से आगरा राजमहल तक की यात्रा की। मोहम्मद सादिक
ईरानी यात्री है। पिता दीवाने खालिस्ता पद पर नियुक्त थे इसके। इसका यात्रा वृत्तांत सुबह सादिक के नाम से जाना जाता है। सुबह सादिक के नाम से किसका यात्रा वृत्तांत जाना जाता है? तो मोहम्मद सादिक का। मुल्ला महब हानी कौन है? तो ये एक ईरानी धर्माचार्य थे। यह पटना को जन्नतुल हिंद कहा करते थे। ठीक है, भारत का स्वर्ग इन्होंने कहा है। तो पटना को भारत का स्वर्ग किसने कहा है? तो मुल्ला महाब हानी ने पटना को भारत का स्वर्ग कहा है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा ये कथन। रॉल्फ फिच, तो 1585 में यह भारत आया था। ठीक है, बिहार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। ये आया था अकबर के काल में। पीटर मुंडी, शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत में पीटर मुंडी अंग्रेज अधिकारी के रूप में रहा। यह 1662 ईस्वी में पटना में विशेष प्रकार की नावों का वर्णन करता है जिसे मयूरपंखी कहा जाता था। चलिए साथियों, परिवहन जो बिहार में है उसका किस तरह से विकास हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है परिवहन का इस समय बिहार में, क्या क्या विकास हो रहा है इस समय पे, वो सब देख लेते हैं हम। इतिहास हमारा ख़त्म हो चुका है। तो सड़क परिवहन की यदि बात करें तो बिहार का स्थान रोड नेटवर्क में पूरे भारत में 8वां है। राष्ट्रीय राजमार्गों की यदि बात की जाए तो बिहार में लगभग 6100 किलोमीटर यानी कि 6130 किलोमीटर लंबा इस समय पर बिहार में राजमार्ग है। प्रमुख परियोजनाओं की बात की जाए तो 4 लेन सेक्शन के निर्माण और मौजूदा सड़कों में सुधार सहित महत्वपूर्ण विस्तार अभी होने वाला है। राज्य राजमार्गों की बात की जाए तो राज्य राजमार्गों की राज्य में कुल लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार राज्य हाईवे प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य राज्य हाईवे स्टेट हाईवे, ठीक है, एसएच का मतलब स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण करना, और इसमें 5453 किलोमीटर को 1 लेन से 2 लेन में परिवर्तित करने का विकास किया जा रहा है। ठीक है, जिला सड़कों की यदि बात की जाए तो कुल लंबाई जिला सड़कों की लगभग 1600 यानी कि 16,293 किलोमीटर, लगभग 16,300 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, जिला सड़कें। ग्रामीण सड़क पहल की यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं बिहार में। रेल परिवहन में यदि हम जाते हैं तो बिहार में कुल रेलवे ट्रैक जो है वो 4500 किलोमीटर लगभग लंबा है मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। देश में कुल ट्रैक का 3.4% बिहार में है। ठीक है, जल परिवहन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा नदी पर जो बना है वो बिहार में स्थित है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है लगभग, इलाहाबाद से हल्दिया तक, जिसमें बिहार से गुजरने वाले हिस्से शामिल हैं। फिर हम देखते हैं विकास। गंगा नदी के किनारे बंदरगाहों को सुव्यवस्थित बुनियादी ढांचे में निवेश किया गया है ताकि माल और यात्री सेवाओं का समर्थन किया जा सके। राजगीर में रोपवे का विकास किया जा रहा है। यह राजगीर को सुंदर शहर में स्थित है। इसे भारत का सबसे पुराना रोपवे माना जाता है। इसमें 2 प्रकार की सवारी होती है, एकल सीटर चेयर लिफ्ट और एक 8 सीटर केबिन है। फिर हम देखते हैं मंदार हिल रोपवे जो है, यह रोपवे बांका जिले में स्थित है जिसे राज्य पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया था और सितंबर 2021 में नीतीश कुमार जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वायु परिवहन की यदि हम बात करें तो हवाई अड्डे, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है आपका। सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में वायु परिवहन का आकार 31 करोड़ रुपए से बढ़ करके 282 करोड़ रुपए हो चुका है बिहार में। 9 गुना की वृद्धि हुई है। अगर आप 2011-12 में देखें तो लगभग 31 करोड़ था और यहीं पे हम जब इसको देखते हैं 2023-24 में तो ये 282 करोड़ है, तो लगभग 9 गुना की वृद्धि हुई है। फिर हम देखते हैं वर्ष 2023-24 में वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो 21% रही है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये था परिवहन। अब देखिए बिहार में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण योजनाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बिहार परिवेश योजना 2024 में चलाई गई। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य में रहने वाले सभी अनाथ और निराश्रित बच्चे जिनके माता पिता बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है, बच्चे अनाथ हो गए हैं, निराश्रित हो गए हैं, को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन बच्चों को इस योजना के तहत हर महीने 1000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार मुफ्त लैपटॉप योजना, तो बिहार राज्य सरकार ने 12वीं पास और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए बिहार में लैपटॉप फ्री योजना चालू की है। योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ऐसे छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए सहायता राशि देगी जो लैपटॉप खरीदने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2024 में चालू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या पर रोक लगाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का लिंगानुपात बहुत ही कम है, तो वहाँ पे भ्रूण हत्या को कम करने के लिए इसको चालू किया गया है।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश में जन्म लेने वाली बेटियों के नाम पर 2000 का निवेश किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात उनको परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, फिर हम देखते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। तो मुख्य बिंदु इस योजना के क्या है, तो मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है। बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना 2024 के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को प्रति परिवार 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लगभग 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की वित्तीय राशि प्रदान की है। तो ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है, समझ रहे हैं आप, लगभग 200 करोड़ की राशि होगी ये। सॉरी, 200 करोड़ नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा होगी, मैं तो कम जोड़ रहा हूँ, ये गुणा करने में मेरी गणित खराब हो जाएगी इसका। फिर हम देखते हैं हर घर बिजली योजना 2024 में चालू की गई। इस योजना का उद्देश्य बिहार के हर घर में बिजली पहुंचाना है। इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करेगी। बिहार हर घर बिजली योजना के तहत राज्य भर में लगभग 50 लाख से ज़्यादा घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना जो है, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी, बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी जो है, ठीक है, जीविका योजना है ये। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी। बिहार सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व सहायता समूहों SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप को संगठित करना है। ठीक है, बिहार सम्मुखी नलकूप योजना जो 2024 में चालू की गई। बिहार सरकार ने बिहार में किसानों के लिए एक नई योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था का प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बिहार में किसानों को नलकूप लगाने के लिए 80% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कितनी सब्सिडी, 80% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इस योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा, जिस पर 50% जिस पर सब्सिडी होगी। दक्ष योजना क्या, बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष प्रारंभ किया गया है, जिसका काम है कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के कमज़ोर स्टूडेंट्स की पहचान करना, उन्हें विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करना। कन्या उत्थान योजना 2024 में प्रारंभ की गई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 50,000 तक की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। फिर उसके बाद आता है हम लोगों का मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। इस योजना का उद्देश्य भिखारियों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी देखभाल, सुरक्षा और विकास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। फिर हम देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत राज्य में BPL परिवार एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 51,000 की। लाभार्थी की पात्रता, लाभार्थी लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। अब देखिए 7 निश्चय योजना, ये बिहार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। नीतीश कुमार ने अपने 2015 के कार्यकाल में इसको चालू किया था। जब 2015 का उनका कार्यकाल चालू हुआ था, फिर 2020 में इसका दूसरा चरण भी आया था। अब देखिए इसके पहले चरण में कौन कौन सी योजना है, तो हर घर नल जल का, ठीक है, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, गली नाली पक्कीकरण, ठीक है, शौचालय निर्माण और घर का सम्मान, प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा। आप देखिए इसकी हेडिंग से ही समझ जाएंगे कि उसके अंदर होगा क्या। आर्थिक हल, युवाओं का बल। अब देखिए युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाना। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, 35% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, गांवों में स्वच्छता और समृद्धि के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। अब देखिए 7 निश्चय 2.0 भी है, ये 2020 में चालू किया गया है। अब अगर तीसरी बार नीतीश जी चाहे जीत के आते हैं तो शायद 7 निश्चय 3.0 कर दें लागू। तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ठीक है, युवाओं के रोजगार को बेहतर अवसर प्रदान करना, कौशल विकास के नए केंद्र स्थापित करना और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। सक्षम महिला, सक्षम बिहार।
तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाई गई। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा, महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम, हर खेत तक सिंचाई का पानी, उसके बाद स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, निशिक्षित बिहार, विकसित बिहार, शिक्षा पर जोर दिया गया। फिर देखिए सुलभ संपर्कता, कनेक्टिविटी पर गांवों और शहरों के बीच बेहतर संपर्क, नाली, सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन। फिर यातायात और परिवहन की प्रणाली में सुधार, सभी के लिए शुद्ध पेयजल, ठीक है, प्रत्येक घर शुद्ध पेयजल, पानी की गुणवत्ता वितरण, जल संरक्षण और पुनर्चक्रण की योजनाएं। अब देखिए बिहार ने ये जो महत्वाकांक्षी योजनाएं उठाई हैं, इनको जो एसडीजी लक्ष्य है, आप देखेंगे एसडीजी कब आया था, 2015 में आया था, और 7 निश्चय योजना भी कब आ रही है, 2015 में। इनका लक्ष्य लगभग वही है जो एसडीजी का लक्ष्य है। तो बिहार एसडीजी में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन योजनाओं को लागू कर रहा है, और साथ में समावेशी विकास जिसको बोलते हैं, समावेशी विकास। देखिए विकास एक अलग चीज़ है और समावेशी विकास अलग चीज़ है। समावेशी विकास में क्या होता है कि सभी वर्गों का समान रूप से विकास किया जाता है। तो इस तरह से बिहार सभी जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको टारगेट करने के लिए ये योजनाएं हैं, और इनका प्रयोग आप मेंस में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये 14 योजनाएं आपको यहीं से 7 निश्चय से देखने को मिलती है, और इनको अगर आप पॉइंट आउट करते हैं मेंस के किसी भी आंसर में, तो आपका उत्तर निखर करके सामने आता है। फिर देखिए बिहार मुख्यमंत्री आवास योजना। तो इस योजना के माध्यम से राज्य में आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को घर की मरम्मत के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि इस राशि का लाभ प्राप्त कर राज्य के नागरिक अपने घर की मरम्मत कर सकें। बिहार बेरोजगार भत्ता योजना जो है, लाभार्थी की पात्रता बिहार का निवासी होना चाहिए, आवेदक की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, आवेदक कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वित्तीय सहायता कितनी दी जाएगी, तो योजना के तहत लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। सहायता की अधिकतम जो है, सहायता अधिकतम 2 वर्षों तक ही दी जाएगी, 2 साल से ज़्यादा ये सहायता नहीं दी जा सकती है किसी को। हालांकि 1,000 में नीतीश बाबू कुछ होता नहीं है। अगर आप पटना में जाएंगे एक कमरा लेने का किराए का, तो 1,000 भी नहीं, 1,000 में वो कमरा तक नहीं मिलेगा। अब देखिए बिहार में मेले, त्यौहार और महोत्सव, इनको देख लेते हैं। तो बिहार में सबसे बड़ा मेला पशुओं को जो लगता है वो सोनपुर बिहार है, ठीक है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और बिहार के सोनपुर में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर माह और या तो दिसंबर में आयोजित किया जाता है। मेले का मुख्य आकर्षक होता है पशुओं का व्यापार, जिसमें हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, ऊँट, बकरी आदि शामिल होते हैं। पशु प्रेमी और व्यापारी यहाँ बड़े पैमाने पर पशुओं की खरीद बिक्री करते हैं। हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना और स्नान की परंपरा है। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, संगीत, नाटक, पारंपरिक खेल आदि भी आयोजित किए जाते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की दुकानें लगती हैं, जहां कृषि उपकरण, हस्तशिल्प, कपड़े, खिलौने, आभूषण आदि भी उपस्थित होते हैं। विभिन्न राज्य सरकार और कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं की प्रदर्शनी भी लगाती हैं। अब देखिए छठ पूजा एक अगला बहुत बड़ा पर्व है बिहार का। मतलब बिहार के लड़कों के अंदर ऐसा क्रेज़ है कि वो दिवाली में नहीं जाना पसंद करेंगे बिहार। अगर उनको छुट्टी ना मिले तो दिवाली में बोलेंगे कि ठीक है सर हमको छुट्टी मत दो, हम दिवाली में घर नहीं जाएंगे, लेकिन छठी पूजा में हमको घर जाना है। छठ पूजा क्या होती है, दिवाली के 6 दिन बाद होती है, और जो माताएं होती हैं इसमें 2 दिन का व्रत रहती हैं। तो ये बहुत ही पावन पर्व है जो मनाया जाता है बिहार में। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध त्यौहार है, जिसे सूर्य देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का प्रतीक है ये। समय, यह त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, जो आमतौर पर अक्टूबर-नवंबर में पड़ता है। मुख्य गतिविधियां इसमें क्या होती हैं, इसमें व्रत, गंगा एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ्य देने जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं। महत्व, यह त्यौहार परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। बिहुला त्यौहार, अब मैं आपको बता दूं, बिहुला पर्व लास्ट ईयर बीपीएससी 75 का क्वेश्चन, 70th का क्वेश्चन है, 75 तो हुआ ही नहीं, सॉरी। तो 70th का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा था कि बिहुला पर्व किस जिले में मनाया जाता है। तो आपको ये भागलपुर अगर याद होता तो आप सही कर लेते। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इधर उधर घुमाव है ही नहीं, सीधा सीधा प्रश्न पूछा था। तो ये आप ध्यान रखें, कहाँ मनाया जाता है, तो बिहुला भागलपुर जिले में मनाया जाता है। यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने मनाया जाता है। इस त्यौहार में शानदार मंजूसा कला का जश्न मनाया जाता है। अब यहीं से आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंजूसा कला कहाँ की है, तो ये भागलपुर बांका के क्षेत्र में प्रचलित है। बिहार में पाए जाने वाले अन्य कला रूपों की तरह शानदार है। अब आप ये ध्यान रखेंगे, सोनपुर मेला सोनपुर में लगता है, ठीक है। छठी पूजा पूरे बिहार में, कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी मनाया जाता है। बिहुला पर्टिकुलर भागलपुर में मनाया जाता है। बुद्ध जयंती, तो मई के महीने में वैशाख पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ था।
मतलब एक ही दिन में उनको जन्म भी हुआ, ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ और मृत्यु भी उसी दिन हो जाती है। मतलब ये अलग अलग वर्षों का है, लेकिन दिन जो होता था वो वैशाख पूर्णिमा ही होती थी। इसलिए बुद्ध जयंती का त्यौहार मनाया जाने लगा। यह त्यौहार मुख्य रूप से बोध गया और राजगीर में मनाया जाता है। यह दिन बोधि मंदिर महाबोधि मंदिर में प्रार्थना और उत्सव का दिन होता है। पितृपक्ष मेला, यह मेला सितंबर के महीने में गया में लगता है। ठीक है, गया में लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, इससे दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप जानेंगे कि आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो भी होते हैं, लोग बोलते हैं पितृपक्ष में कि हम जा रहे हैं गया करने। तो गया जी में जब गया शहर में जहाँ फल्गु नदी के किनारे श्राद्ध कर्म किया जाता है, तो उसके बाद माना जाता है कि जिसका श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे कर दिया गया गया में, वो दोबारा इस भवसागर से मुक्त हो जाता है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। माना जाता है कि उन्होंने यहीं पहला पिंडदान किया था। किसने? भगवान राम ने। किसका? अपने पिता का। सामा चकेवा ये एक तरह का पर्व है। कहाँ मनाया जाता है? तो मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है ये त्यौहार। समय कार्तिक के महीने में ये मनाया जाता है। मुख्य गतिविधियाँ मिट्टी की गुड़ियों को निर्माण किया जाता है, उनका खेल भाई बहन द्वारा निभाई जाने वाली रस्में होती हैं। अब देखिए मलमास मेला क्या होता है। तो हम बता दें कि जब आप जानते हैं कि 4 वर्ष में एक बार लीप ईयर आता है, तो इसी तरह प्रत्येक तीसरे वर्ष 32 माह एवं 16 दिन के पश्चात, तीसरे वर्ष 32 माह और 16 दिन के पश्चात इसका आयोजन होता है। मलमास मेला राजगीर में आयोजित होता है, जो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। इस महीने में तीर्थ यात्रा और स्नान के विशेष महत्व है, क्योंकि यह माना गया है कि इस समय पवित्र नदियों और कुंडों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेले के दौरान श्रद्धालु विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान करते हैं। इसमें सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड और मखदुम कुंड प्रमुख है। ये सारे कुंड कहाँ हैं? तो ये आपके नालंदा में मिलेंगे। विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। सिमरिया मेला, अब ये सिमरिया मेला कहाँ मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखेंगे। सिमरिया मेला एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है जो बिहार के बेगूसराय जिले में, ठीक है, सिमरिया गांव में गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। तो देखिए लास्ट ईयर क्या पूछा था? बिहुला, इस बार सिमरिया भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा सिमरिया मेला कहाँ मनाया गया? तो ये सिमरिया गांव बेगूसराय जिला बिहार में मनाया जाता है, गंगा नदी के किनारे प्रतिवर्ष। और दिन कौन सा होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा होती है। धार्मिक महत्व इस मेले का क्या है? तो कहा जाता है कि सिमरिया मेला का मुख्य आकर्षण गंगा स्नान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका? तो सिमरिया का धार्मिक महत्व प्राचीन काल से है। यह माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने यहाँ तपस्या की थी और रामायण की रचना की थी। इस क्षेत्र का उल्लेख विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। फिर हम देखते हैं सौराठ मेला। सौराठ मेला कहाँ मनाया जाता है? तो सौराठ मेला, जिसे सौराठ सभा के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिले के सौराठ गांव में मनाया जाता है। तो आप इन दोनों का लोकेशन ध्यान रखिएगा। सिमरिया मेला बेगूसराय और सौराठ मेला मधुबनी में। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है इस मेले का? तो सौराठ मेले का आयोजन ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में मई जून में मनाया जाता है और सिमरिया मेला कार्तिक पूर्णिमा। इस मेले का उद्देश्य विवाह योग्य युवक और युवतियों के माता पिता एक स्थान पर लाकर विवाह संबंध तय करते हैं। मैथिल समाज में इस मेले की परंपरा सदियों पुरानी है। इससे सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व, यह मेला करीब 700 साल पुराना है। इसे मिथिला के राजाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। मेले में भाग लेने वाले परिवारों को अपने गोत्र और कुल की जानकारी देनी होती है ताकि विवाह संबंधों में गोत्र और कुल की शुद्धता बनी रहे। तो ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ निपटने के बाद भी गोत्र और कुल बना हुआ है। अब आ जाते हैं बिहार में कौन कौन से वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त है। जीआई टैग मतलब ग्लोबल इंडिकेशन। हम देखते हैं मधुबनी मिथिला पेंटिंग जो है, इसको कहाँ पे ये फेमस है? तो मिथिला क्षेत्र में, विशेष रूप से मधुबनी जिला। विशेषताएं, यह पारंपरिक कला का रूप है। मिथिला क्षेत्र में सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन की झलक दिखाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चित्रकारी में देवी देवताओं, प्राकृतिक दृश्यों और पौराणिक कथाओं का चित्रण है। जीआई इसको 2007 में प्राप्त हुआ है। अब जब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे तो मधुबनी पेंटिंग को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि बार बार मधुबनी पेंटिंग पे क्वेश्चन, कई बार ये आ जाता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में और कई बार ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। बार बार पूछा है। जब चित्रकला विस्तृत रूप से पूछता है तब उसमें मधुबनी कला का आपका वर्णन करना होता है। तब ये आपका 7 पेज वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपको 38 मार्क्स मिलते हैं।
और जब ये शॉर्ट में पूछता है तब ये 7 या 8 मार्क्स में पूछता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला, तो मधुबनी कहाँ से है? मिथिला जिला, मिथिला क्षेत्र, मधुबनी जिला। भागलपुरी शिल्प, तो स्थान भागलपुर जिला। विशेषता, भागलपुर रेशम की साड़ियाँ और वस्त्र अपनी उत्कृष्ट बुनाई और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह रेशम विश्व भर में अपने मुलायम और चमकदार कपड़े के लिए जाना जाता है। 2009 में इसको जीआई मिला है। कतरनी चावल, कतरनी चावल किस जिले का है? तो ये भागलपुर, बांका और अन्य नज़दीकी जिलों में उत्पादित किया जाता है। विशेषता, यह चावल अपनी सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कतरनी चावल की विशेषता यह है कि यह छोटे छोटे हल्के भूरे रंग के दाने होते हैं और इसमें सुगंध बहुत ही उत्कृष्ट होती है। जीआई इसको 2018 में मिला। फिर हम देखते हैं मंजूषा चित्रकला, ये भी भागलपुर जिले की है, इसको जीआई मिला है 2017 में। विशेषताएं, मंजूषा चित्रकला पारंपरिक कला का एक रूप है जिसमें लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं का चित्रण होता है। इसमें आमतौर पर बांस की टोकरी पर चित्रित किया जाता है। आज तक मंजूषा कला पे क्वेश्चन बना नहीं है मेंस में, और ये बना सकता है बहुत अच्छे से, और प्रीलिम्स में भी इससे पूछने के पूरे चांसेस है कि मंजूषा कला किस जिला से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि मधुबनी कला इतनी बार हो चुका है कि इस पे उसका एग्जामिनर का ध्यान इतना नहीं है, जबकि मंजूषा कला पे ध्यान दिया जा सकता है। सिलाव का खाजा कहाँ का है? ये तो नालंदा जिले का है। विशेषता, सिलाव का खाजा एक पारंपरिक मिठाई है, अपनी कुरकुरी और मीठी परतों के लिए प्रसिद्ध है। यह नालंदा और उसके आसपास के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। फिर हम जानते हैं शाही लीची, लीची मुजफ्फरपुर जिले की बहुत ही प्रसिद्ध है। शाही लीची अपने रसदार मीठे फल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी गुणवत्ता, स्वाद और अन्य लीचियों से अलग है। इसे भी 2018 में जीआई मिला है। फिर हम मगही पान की यदि बात करें तो मगही पान कहाँ कहाँ है? तो ये आपका नालंदा, गया और मुंगेर जिले में पाया जाता है। विशेषता, मगही पान अपनी विशिष्ट मिठास और सुगंध के लिए जाना जाता है। यह पान विशेष रूप से पारंपरिक समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। 2018 में इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये हो गए हमारे कुछ महत्वपूर्ण जीआई। अब देखिए कुछ विविध प्रश्न पूछ लेता है, विविध जैसे कि उपाधियां हैं, उपनाम है, स्थापना है, पत्र पत्रिकाएं हैं, ऐसे मतलब कि इधर उधर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका उपनाम देश रत्न और अजात शत्रु कहा जाता है इनको। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के उपनाम से या जननायक के नाम से भी जाना जाता है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है। स्वामी सहजानंद को किसान मसीहा कहा जाता है। श्री कृष्ण को बिहार केसरी कहा जाता है। जैसे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, वैसे बिहार केसरी किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को बाबू साहेब की उपाधि मिली है। यहाँ के लोग इनको प्यार से बाबू साहेब बोल जाते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अब इस बार अगर आपको याद हो तो शारदा सिन्हा जी जो हैं बहुत अच्छी गायिका हैं। पिछले साल इनका नवंबर में निधन हो गया था। तो इनको नाम के आगे मैथिल कोकिल लिख के दे सकता है और आपको फंसा सकता है। तो आप फंसिएगा नहीं, मैथिल कोकिल विद्यापति हैं, ना कि शारदा सिन्हा। फिर जगजीवन राम कौन है? तो बाबू जी हैं। फिर उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर कौन है? तो ये राष्ट्रकवि की उपाधि इनको दी गई है। मैथिल कोकिल के आगे अगर कभी भी शारदा सिन्हा लिख दे तो गलत मत करिएगा, ठीक है? ये गलत होगा 100%। मैं इस तरह की चीज़ें ट्विस्ट करने वाली इसलिए बताता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाता है और फिर लोगों को फंसाता है। अब देखिए हिंदी भाषा की पहली फिल्म अगर बात करेंगे तो कल हमारा है। भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ैबो, ये भोजपुरी फिल्म बिहार की है। फिर मैथिल फिल्म की अगर आप बात करेंगे तो कन्यादान यहाँ की फिल्म है। मगही फिल्म की बात करेंगे तो भैया 1961 में बनी थी, ठीक है? तो ये बिहार की पहली फिल्मों की बात की गई है। पीएमसीएच की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है आपकी 1925 में। ये कहाँ है? तो ये पटना में है। प्रथम दूरदर्शन 1978 में। डीएमसीएच 1946 में। राष्ट्रीय पूसा कृषि विकास ये कहाँ है? तो पूसा, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी। हिंदी समाचार पत्र पहला कौन सा था? तो ये था बिहार बंधु 1874 में, बिहार बंधु। दैनिक समाचार सर्वहितैषी 1890 में। फिर आप बात करते हैं हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक कौन सा है पहला? तो द बिहार हेराल्ड है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अंग्रेजी समाचार दैनिक जो आया वो सर्च लाइट है। तो ये 4 पत्र हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए बिहार के किन व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है? तो आप याद रखें, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला, जाकिर हुसैन को 1963 में मिला, जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला, बिस्मिल्लाह खान को 2001 में मिला, तबला वादक हैं बहुत अच्छे। और फिर आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जो हैं इनको 2024 में अभी भारत रत्न दिया गया था। ये बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था उस समय का। फिर हम देखते हैं बिहार में गंगा नदी के किनारे कौन कौन से जिले हैं? तो 12 जिले हैं भाई साहब। बक्सर, भोजपुर, सारण,
पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। जब हमने उस समय पे आपको ये पढ़ाया हुआ था मैप वाला, तो वहाँ पे हमने ये आपको दिखाया भी था कहाँ कौन से जिला। तो 12 ज़िले हैं गंगा नदी के किनारे बिहार में। आप इनके नाम याद रखिएगा, एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। याज्ञवल्क्य, इनका वर्णन रामायण में है। ये विदेह के राजा जनक के समकालीन थे। आर्यभट्ट, ये भी बिहारी आदमी हैं। ये बिहार के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म कुसुमपुर यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ था। इन्होंने बीज गणित की आधारशिला रखी थी एवं आर्यभट्टियम की रचना की थी। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु सिखों के, इनका भी जन्म बिहार में हुआ, पटना साहिब में। 22 दिसंबर 1662 में इनका जन्म हुआ और ये सिखों के 10वें गुरु थे। अब हम देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी को। तो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा देखें तो इनका जन्म 10 नवंबर 1871 को कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, बिहार के मुंगेर जिले में। शिक्षा, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, जहाँ इन्होंने कानून की शिक्षा। राजनीतिक जीवन में यदि आप देखें सच्चिदानंद सिन्हा जी को, तो सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रथम भारतीय थे जिन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बने थे? जबकि आपको अगर याद हो तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। पहले हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बने। तो पहला अध्यक्ष जो बना पहले दिन का, अस्थायी अध्यक्ष जिसको कहा जाता है, वो सच्चिदानंद सिन्हा है। और उसके बाद फिर जब पहली 9 दिसंबर की बैठक में इनको बनाया गया और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की। वे बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सदस्य थे। कई विधायी कार्यों में योगदान दिया। इनका निधन 6 मार्च 1950 को हो जाता है। फिर हम देखते हैं मौलाना मजहरुल हक। इनका योगदान बिहार की राजनीति में बहुत ही रहा है। फिर आप देखते हैं इनका जन्म 22 दिसंबर 1866 को बिहार में हुआ, पटना जिले के ब्रह्मपुर गांव में। आरंभिक शिक्षा पटना से ही हुई है। राजनीतिक जीवन, मौलाना मजहरुल हक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। होम रूल लीग के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलाना मजहरुल हक ने शिक्षा के महत्वपूर्ण समझा और इसके प्रचार हेतु कई विद्यालयों और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। द मदरलैंड नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। सदाकत आश्रम की नींव रखी। इनका निधन 1930 में हुआ। 2 जनवरी 1930 में मजहरुल हक जी का निधन हो जाता है। फिर हम देखते हैं जेपी, बहुत बड़ी शख्सियत है। इन पर मेंस में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जयप्रकाश नारायण पर, इन्होंने आज़ाद दस्ते की स्थापना की थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो जयप्रकाश नारायण का योगदान आज़ादी और आज़ादी के बाद कई बार इस पर लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके बारे में आप मेंस में और गहरी तरह से जानेंगे। अभी आप बस जान लीजिए कि क्या महत्वपूर्ण है। तो जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ बिहार के सारण जिले के सिताब दिरिया गाँव में। प्रारंभिक शिक्षा पटना से हुई। अमेरिका से राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की थी। इन्हें लोकनायक कहा जाता है, इनकी उपाधि है या उपनाम है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। भारतीय समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। आपको अगर याद हो कि साम्यवादी दल जो बना था बिहार का या अखिल भारतीय साम्यवादी दल भी जो था 1934 में बना। आचार्य नरेंद्र देव उसके अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण उसके सचिव बने थे। स्वतंत्रता के बाद इनका योगदान, विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में इन्होंने समर्थन किया। जेपी आंदोलन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के लिए इन्होंने ज़मीन एकदम हिला दी थी। जब भ्रष्टाचार और राजनीति का संतोष चरम पर पहुंचा, तब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, आपातकाल का विरोध किया। निधन इनका 8 अक्टूबर 1979 को पटना में हो गया। तो ये रहे हमारे जेपी। तो देखिए, मोटा माटी आपका बिहार स्पेशल पूरी तरह से कंप्लीट है। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, बिहार स्पेशल। देखिए, आपने ये क्लासेज अगर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं तो अब आप क्या करिएगा, आप 2x पे लगा के दोबारा क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, या फिर मैंने ये PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो पे मिल जाता है हर बार। आप जाके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, PDF डाउनलोड जैसे ही आप करते हैं उसके बाद उसको प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं, या तो आपको ये किताब अगर मार्केट में मिल जाए,
कॉस्मोस प्रकाशन की है, कॉस्मोस प्रकाशन की ये किताब है, ठीक है। और ये किताब किसने लिखी है, तो महेश बरनवाल जी ने लिखी है। हालांकि इसमें गलतियां हैं थोड़ी बहुत, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं है इतना कि मैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकूं। हालांकि अगर दोबारा से चेक की जाएंगी तो इसकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो सही हो जाएंगी। तो अगर ये वीडियो कभी उन तक पहुंचा या नहीं भी पहुंचा तो आप लोग इसको पहुंचाने का प्रयास करिए, और उनको भी हम एक ईमेल करने का पूरा प्रयास करेंगे, ईमेल करेंगे, ताकि जो छोटी छोटी गलतियां वो सुधारी जा सके। जैसे कि इसमें वर्तमान राज्यपाल का नाम भी गलत लिखा हुआ था, आरिफ मोहम्मद साहब है। और ये इतनी पुरानी किताब नहीं है, क्योंकि अगर इन्होंने 2024-25 का बजट दिया हुआ है, इसका मतलब कि राज्यपाल का नाम उन्होंने गलत ही छप गया है। अब ये बरनवाल जी की गलती नहीं है, टाइपर की, या फिर कहीं भी थोड़ा बहुत मिस्टेक जो होता है वो अपना सुधार लेंगे। इसकी बाकी ये किताब बहुत अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये आपके मार्केट में मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम आपको इसका PDF प्रोवाइड करा दिए हैं, आप डाउनलोड करिए, निकालिए, पढ़िए, ठीक। तो इसके बाद हम आपके लिए क्या करने वाले हैं बिहार स्पेशल के लिए, तो हम आपको बिहार के जो क्वेश्चन हैं, बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हम उनका आपको पूरा सीरीज जो है लगभग 500-600 क्वेश्चन का पूरे क्वेश्चंस करा दें। उसके लिए भी मुझे लगता है 4-5 क्लासेस लगेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन 1 घंटे में कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर मुझे करके सीधे आंसर मारना है तो मैं कर दूंगा। 100 क्वेश्चन क्या, मैं 150 क्वेश्चन 1 घंटे में कर सकता हूँ। ये है मेरे पास क्षमता कि मैं 150 क्वेश्चन आपके 1 घंटे में गोला मार के निकल लूँ। लेकिन मुझे आपको बताना भी रहेगा कहाँ पे क्या ट्रिक है, क्या फंस रहा है, क्या नहीं। तो वो हम आपको ये क्वेश्चंस कराएंगे। और इसी के साथ जो हमारी ये बिहार स्पेशल की क्लास है ये कंप्लीट होती है। आपको अगर पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा ईर्ष्या कम करिएगा कि बाकी लोगों ने पढ़ लिया तो वो भी नंबर लेके आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सीटें हैं, आप अपनी एक सीट इंश्योर करेंगे। और यदि सोचिए बाकी की सीटें अगर 1250 सीटें हैं, आपने एक ले ली तो 1249 बच रही हैं। अगर इन सीटों पर आपका मित्र हो तो आपको खुशी होनी चाहिए। तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिए अगर आपको पसंद आ रही है। अगर आपको कुछ सजेशन देना है आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है आपका एडू भारत ऑफिशियल, और मेरा खुद का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप इन दोनों हैंडल्स पर हमसे पर्सनली जुड़ के पूछ सकते हैं। और नहीं तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।